हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग हीट ट्रांसफ़र चैप्टर में अब तक 3 क्लास कर चुके हैं। तीसरी क्लास जो इसके पहले हम लोग किए थे उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस तुम लोग को मैंने बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स तुमको बताया, हीट करेंट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग, थर्मल रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन सॉल्व किए, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग अच्छे से सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए और अप्रोच देखें, मेथड देखें कि भाई कैसे इन क्वेश्चंस को हमको शुरू करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही किसी क्वेश्चन, हमेशा कहता हूँ, किसी क्वेश्चंस को तुम कैसे शुरू करते हो ये बहुत डिपेंड करता है कि तुम उसको सही तरीके से ख़त्म कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट इज़ इम्पोर्टेंट। एनीवे, तो उस दिन मैंने कहा था कि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, और इनको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, क्या हमको इसमें अप्रोच यूज़ करना चाहिए, सब बात हम लोग आज करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग हर क्वेश्चन को देखते हैं और उनमें क्या पूछा जाएगा, उसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो है सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 3 आइडेंटिकल थर्मल कंडक्टर्स। आइडेंटिकल का मतलब हर तरीके से सेम, लेंथ भी सेम होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा और थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम होगी। मतलब सेम टाइप के मेटल होंगे, सेम टाइप के होंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी सबकी सेम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल तीनों ये और ये तीनों एल्युमिनियम के बने हैं तो तीनों के लिए कंडक्टिविटी सेम हो गई, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो हो गई है आइडेंटिकल, हर तरीके से बिल्कुल सेम। ठीक है, आर जॉइंड एज शोन इन फिगर। इनको जॉइन किया गया है, जोड़ा गया है। कैसे? जैसा फिगर में देख रहा हूँ, फिगर दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में कि भाई कैसे उनको जोड़ा गया है, ये फिगर में तुमको बताया जाएगा। तो फिगर में दिया है कि हाउ दे आर कनेक्टेड। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये वाई के शेप का लग रहा है कि वाई को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर दें, है ना, वैसा कुछ लग रहा है। या फिर गुलेल जानते हो, गुलेल के जैसा भी इसका कुछ शेप लग रहा है। चलो खैर जो भी है, तो इस तरीके से जोड़ा गया है इन 3 रॉड्स को। ठीक है, और इनके 3 एंड के टेम्परेचर भी दिए हैं। ये वाला एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये वाला एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये वाला एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूछा गया भाई व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। अबे जंक्शन क्या होता है सर? तो जंक्शन का मतलब जहाँ पे तीनों रॉड आपस में मिल रहे हो वही जंक्शन है। ये वाला पॉइंट, ये सबको दिखाई दे रहा है। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे तीनों रॉड आपस में मिल रहे हैं, जंक्शन, मीटिंग पॉइंट। तो इसी जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, सिर्फ बीएचयू में ही नहीं, और भी बहुत एग्जामिनेशन तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेंगे। इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पर अप्रोच कैसे करेंगे वो देखना। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन। इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा बताइए। तो मैंने इसके टेम्परेचर को मान लिया थीटा। ठीक है, इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है तुमको। जब मैं चैप्टर शुरू कर रहा था उस दिन से इस बात को बताते आ रहा हूँ बच्चों, ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से बहुत ही मिलता जुलता है। बहुत चीज़ें तुम आपस में कोरिलेट कर सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, थर्मल रेजिस्टेंस, हीट करंट, बहुत कुछ तुम उससे कंबाइन कर सकते हो, आई मीन कोरिलेट कर सकते हो। आज अब तक बहुत कुछ देखें कोरिलेशन, आज और ज़्यादा कोरिलेशन देखने को मिलेगा कि कितने वो आपस में कितने अच्छे से कनेक्टेड है दोनों चैप्टर। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पर मैं किस चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका
बहुत ही सिंपल है, बस 2-3 बात का ध्यान देना। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में तुम सब ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ रखा है, सब ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा हो। किरचॉफ्स 2 लॉ होते हैं, एक जंक्शन लॉ, एक लूप लॉ, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हो कि संधि का नियम और लूप का नियम, जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ। अब जंक्शन लॉ क्या होता है देखो, न जाने कितनी बार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात तुम्हारा हुआ होगा जब तुम इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को पढ़ते होगे। तो इस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक करंट आती है आई, ठीक है, और ये करंट जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक I1 इधर, एक I2 इधर होती है। बहुत क्वेश्चन की होगी। तो किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि जो I करंट आती है ये I1 प्लस I2 के बराबर होती है। मतलब जितनी करंट जंक्शन की तरफ आती है उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाती है। भाई जितना जंक्शन से आएगा उतना जंक्शन से जाएगा, दैट्स इट। ऐसा किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलते हो। अगर यहाँ से 10 एम्पियर है तो ये दोनों करंट भी मिल करके 10 एम्पियर ही होगा। 3 और 7 हो सकता है 10, 4 और 6 हो सकता है 10, मगर 10 ही होगा। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ये हम सब जानते हैं। दिस इज कॉल्ड जंक्शन लॉ, ठीक है। अब इसका वहाँ से क्या कनेक्शन है सर? एक कनेक्शन तो फिगर को देख के समझ में आ गया होगा, काफ़ी मिलता उलटा बात होने वाला है। और हम बहुत पहले कह चुके हैं कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वैसे वहाँ पे हीट करंट। करंट का फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हीट करंट का फ्लो होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। करंट के रास्ते में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता है रोकने के लिए, वहाँ हीट करंट के रास्ते में थर्मल रेजिस्टेंस आता है रोकने के लिए। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो यहाँ लगाते हो वही अप्लाई वहाँ भी करेंगे, बस इलेक्ट्रिक करंट के बदले हमारा जो बात होगा वो हीट करंट से होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बदले बात हमारा थर्मल रेजिस्टेंस से होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बदले अब हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे, लेकिन लॉ वही रहेगा। जितनी इलेक्ट्रिक करंट आएगी उतनी इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये काम वहाँ कैसे करेंगे देखो, यहाँ से हीट करंट आ रही है H, हीट करंट। मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रिक करंट के बदले अब बात किसकी होगी? हीट करंट। हीट करंट यहाँ से आई, ठीक है, ये जंक्शन है, जंक्शन के आगे 2 रास्ते हैं, ये हीट करंट 2 रास्ते में डिवाइड हो जाएगी, जैसे करंट वहाँ डिवाइड होती है। तो एक हीट करंट इधर गया H1, एक हीट करंट इधर गया H2, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हीट करंट मतलब हीट की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, तो जितनी एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी जाएगी। तो जंक्शन की तरफ आने वाला हीट करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाला हीट करंट। दोनों को बराबर दिखा सकते हैं हम लोग, दिखा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात, जितनी H यहाँ से आएगी यही H 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो वी कैन सिंपली से H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। यही अप्रोच हमको अप्लाई करना है। बस ये मान लो हमें हीट करंट को ब्रेक करना है, उनमें इक्वेशन बनाना है कि कौन सी हीट करंट किधर किधर गई, कौन सी हीट करंट कितने कितने पार्ट में डिवाइड हुई, किस रास्ते कौन सी करंट जा रही है, वो करंट किस करंट का हिस्सा है, ये सब पता कर लोगे। बस यही अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और फॉर्मूले वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो समझ गए होगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इक्वेशन लिखूं
तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 बोल सकता हूँ। H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, सिंपल। और H का फॉर्मूला हम बहुत पहले तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, तुम सबको याद भी होगा। वी नो दैट H इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। H इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई R। अब ये जो हीट करंट का फॉर्मूला है वो भी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से मैच करता है। जैसे I इज इक्वल टू V, सब तो बता चुका हूँ पहले ना। इलेक्ट्रिक करंट के बदले हीट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बदले टेम्परेचर डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बदले थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अच्छा एक बताओ, हम सब जानते हैं R का फॉर्मूला L/Ka होता है, ठीक है। ये तीनों कंडक्टर आइडेंटिकल हैं, क्वेश्चन में कह दिया आइडेंटिकल है। तीनों की लेंथ भी सेम है, तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तीनों की कंडक्टिविटी भी सेम है। तो L भी सेम है, A भी सेम है, K भी सेम है। तो इन तीनों कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज सेम फॉर दिस एंड फॉर दिस, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस हमको पता कर लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में हमें हर कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस पता कर लेना चाहिए कि इसका इक्वल है, इक्वल नहीं है तो कितना है, पता करना चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H कौन सी करंट है जो पहले कंडक्टर में जा रही है, और H का ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो θ1 माइनस θ2, इस H की बात हो रही है, तो θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई R, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस थीटा बाई R इज इक्वल टू H1 इस कंडक्टर में हीट करंट है। इस कंडक्टर का एक एंड थीटा पे है, दूसरा एंड 50 पर है, और हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो H1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब H1 के लिए ये θ1 हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, थीटा माइनस 50 बाई R, और रेजिस्टेंस तो इसका सबका सेम है ही है, प्लस H2 इस कंडक्टर में करंट है, थर्मल करंट है, मतलब एक एंड थीटा, दूसरा एंड 30, तो θ1 माइनस θ2, तो θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैंसिल कर दिया इसको, रेजिस्टेंस इक्वल कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 50 प्लस थीटा माइनस 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 3 थीटा, तो यू गॉट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर आंसर। तो जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर कितना मिला हम लोग को बच्चों, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा अप्रोच होगा, ये हमारा मेथड होगा करने का। बस इस फॉर्मूले को ही यूज़ करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। सिंपली H इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई R। तुम्हें करना क्या है, जिस कंडक्टर के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हो उस कंडक्टर के दोनों एंड का टेम्परेचर पता होना चाहिए, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो किरचॉफ्स लॉ पढ़े हो कि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, बस उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। बस यही अप्रोच है, अप्रोच को पकड़ो, मेथड जो करो उसको पकड़ो, ठीक है। बाई कैलकुलेशन बहुत सिंपल है,
फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अप्रोच क्या होगा हमारा, क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, ऐसे हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी करो, चलेंगे हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए। ओके फाइन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, एकदम ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये है क्या, ये कह रहा है कि इसमें 6 कंडक्टर्स यूज़ किए गए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कंडक्टर्स यूज़ किए गए हैं। इन 6 में से 3 कंडक्टर एक टाइप के हैं और बाकी 3 कंडक्टर दूसरे टाइप के। इन टाइप को एक्स और वाई नाम दे दिया गया। ये तीनों कंडक्टर एक्स टाइप के हैं। एक्स में होगा कोई टाइप, एक्स टाइप, एल्युमिनियम, कॉपर, वॉटेवर जो भी है, एक्स टाइप। ये तीनों वाई टाइप के हैं। तो इस पूरे 6 कंडक्टर्स में से केवल 2 ही टाइप यूज़ किए गए हैं, 3 एक्स किस्म के और 3 वाई किस्म के। एक्स वाले ये तीनों हैं और वाई वाले ये तीनों हैं। ठीक है, हाँ, इन 6 के लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर सेम। इन 6 के 6 का लेंथ इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है, बस डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। कितनी होगी वो दिया है। जो एक्स वाला कंडक्टर है, एक्स टाइप वाला कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी है 800 और जो वाई टाइप वाला कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी है 400। एक्स वाले ये, वाई वाले ये, इन तीनों की कंडक्टिविटी 800 और इन तीनों की कंडक्टिविटी 400। लेंथ सबकी इक्वल, एरिया सबका इक्वल। क्लियर है, फिगर क्लियर है। ठीक है, पॉइंट ए का टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट ई का टेम्परेचर दिया है बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई नाम दे दिया गया। पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का टेम्परेचर बताओ। क्वेश्चन क्लियर है, ये फिगर क्वेश्चन में दिया रहेगा हमको। ठीक है, देखने में लगता है यार कैसे क्वेश्चन करेंगे यार, ऐसे फिगर कभी किया नहीं, देखा नहीं, कैसे क्वेश्चन करेंगे, मगर बहुत ही आसान है। अप्रोच बस पकड़ना, मेथड बस पकड़ना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखना होता है हीट का फ्लो किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ होगा। आई रिपीट, हीट का फ्लो किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ होगा ये चेक कर लेंगे पहले। और हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, पता है हम लोग को। तो हीट का फ्लो ए से ई की तरफ होगा। यहाँ से हीट आएगी, किसकी तरफ जाने वाली होगी, ई की तरफ। ये हाई टेम्परेचर एंड है, ये लो टेम्परेचर एंड है। तो हीट का जो फ्लो होगा वो किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ होगा, वेरी सिंपल, पॉइंट ए से ई की तरफ जाने वाले होंगे, सारे के सारे हिट करें। अब किस रास्ते के थ्रू जाएंगे, किस पाथ के थ्रू जाएंगे, वो चेक कर लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इन दोनों की कंडक्टिविटी में डिफरेंस है, एक्स अलग है, वाई अलग है, डिफरेंट हो गई। हम तुमको पहले कहा था ऐसे क्वेश्चंस में जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उनका थर्मल रेजिस्टेंस पता कर लेना चाहिए, वही मेन चीज़ होती है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L/Ka होता है। ठीक है,
L और A इन सब का सेम है, X वाला जो टाइप है, Y वाला जो टाइप है, इन दोनों का लेंथ और A तो सेम है। हाँ, K डिफरेंट है, तो K डिफरेंट होने की वजह से X और Y टाइप का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। कितना होगा पता कर लेंगे। X K जो है तो वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जिसका K बड़ा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसका K छोटा होगा रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। K का जो X है, X जो है X कंडक्टर, उसका K है 800 और जो Y वाला है उसका K है 400, यानी X वाला जो है उसका K ज़्यादा है। तो X वाले का अगर K ज़्यादा होगा तो X वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कम होगा। इनफैक्ट अगर ध्यान से देखो तो जो X वाला कंडक्टर है इसका कंडक्टिविटी Y वाले के कंडक्टिविटी से देखो डबल है कि नहीं, देख लो, ये 800 ये 400, और कंडक्टिविटी अगर डबल होगा रेजिस्टेंस तो आधा हो जाएगा। कंडक्टिविटी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि Y वाले का रेजिस्टेंस R मान लिया जाए तो X वाले का रेजिस्टेंस R/2 होगा। क्यों? अरे भाई X वाले का K डबल है और K को अगर डबल करोगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, सिंपल। तो Y वाले के रेजिस्टेंस को मैं R मान के चलूँगा तो X वाला अपने आप कितना हो जाएगा? R/2। तो X वाला R/2, Y वाला R, ठीक है। तो हमको इस तरीके से दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी मिल गया। X वाला R/2, 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 Y वाला R, 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 ठीक है, मिल गया हमको रेजिस्टेंस, ठीक है। याद रखना हमें पॉइंट B का टेम्परेचर पता करना है। मैं तुमको हमेशा ये कहता हूँ कि इस चैप्टर को अगर इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से कोरिलेट करोगे तो बहुत तुमको आसानी होगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कैसे यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं वो हीट करंट पे कैसे यूज़ करते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देखो एक लॉ हम लोग यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सा लॉ है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से पढ़े होगे। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु, सब इसका नाम सुने होंगे, कभी ना कभी यूज़ भी किए होंगे। फिगर बनाऊंगा तो तुमको और ये बात क्लियर हो जाएगी। ये फिगर तुम सब इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में बहुत बार, न जाने कितनी बार इसको यूज़ किए होंगे, ठीक है, तैयार भी किए होंगे सब लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी किए होंगे, मगर बोर्ड एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं इस बार, है ना। चलो, मगर पढ़े तो होंगे सब। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, सब जानते होंगे इसको। R1, R2, R3, R4, R5। कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? कहीं पर देखा है, कहीं पे सुना है इस फिगर को, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। क्या पढ़े उसमें? अगर ऊपर के दोनों का रेशियो और नीचे के दोनों का रेशियो इक्वल हो, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ठीक है। अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, अब शक्ल देख लो इसकी, इसकी शक्ल देख लो और इसकी शक्ल देख लो, सोच लो क्या होने वाला है। आधा बात समझ गए होगे कि मैं इसको उठा करके वहाँ फिट करने वाला हूँ, मगर इसको तुमको याद दिला दूँ पहले। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है, तो इस R5 में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट
का फ्लो कभी भी नहीं होगा। कब? जब R1 और R2 का रेशियो और R3 और R4 का रेशियो इक्वल होगा, तो इसको बोलते हो ब्रिज रेजिस्टेंस। ये जो R5 है इसको बोलते हो ब्रिज रेजिस्टेंस। यहाँ से जो करंट आएगी इधर निकल जाएगी, यहाँ से जो करंट आएगी इधर निकल जाएगी। इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो करंट अपने आप नहीं फ्लो करेगी। भाई करंट तभी फ्लो करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इतना पढ़े होगे, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, अभी फिर इतना जानते होगे। तो अब इसी चीज़ को वहाँ पे फिट करेंगे, और किसको किससे फिट करना है तुमको पता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बदले क्या आएगा? थर्मल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बदले क्या आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट के बदले क्या आएगा? थर्मल करंट। पूरा का पूरा हूबहू वहाँ काम करेगा। देखो क्या होगा। यहाँ से एक हीट करंट चलती है, ठीक है, यहाँ से एक हीट करंट H चलती है, इधर भी गई और इधर भी गई, ठीक है। अगर उस व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ अप्लाई करो, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो रेजिस्टेंस का बराबर है कि नहीं? भाई ये भी x और y है, ये भी x और y है, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, जैसे वहाँ पे होता है। तो जैसे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होने से इस बीच वाले में करंट का फ्लो नहीं होता है, उसी तरीके से R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होने से इस बीच वाले कंडक्टर में थर्मल करंट का फ्लो भी नहीं होगा। एकदम हूबहू ये वही कॉन्सेप्ट है। तो हो गया कैसा? तो होगा ऐसा कि ये वाली करंट इधर निकल जाएगी और ये वाली करंट इधर निकल जाएगी, और इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। फॉलोइंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का पूरा एकदम ये कोरिलेशन है। जो जो चीज़ें पढ़े हो बस वो फिट कर दो। हम बस ये बता रहे हैं कि हमको किसको किससे रिप्लेस करना है। इलेक्ट्रिक करंट को थर्मल करंट से, पोटेंशियल डिफरेंस को टेम्परेचर डिफरेंस से। अच्छा, यहाँ पे करंट का फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होता है। वैसे ही इसमें हीट करंट का फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों मतलब C और D का टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है, और C और D में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो कैसे करंट का फ्लो होगा? एकदम हूबहू वैसे ही है, ठीक है। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होने से ये जो बीच वाला कंडक्टर है उसमें हीट करंट का फ्लो नहीं होगा। यहाँ से हीट जाएगी A से B तक, दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट B से C होता हुआ E पर, दूसरा पार्ट B से D होता हुआ E पर। ये बीच वाला कंडक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडक्टर को चाहा जाए तो इसको मिटा सकते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, और ये भी अब किसी काम का नहीं है, समझ गए होंगे। चलो, तो ये हो गया मेरा अब नया फिगर, हमारे काम का फिगर, नया फिगर सिर्फ इतना ही है। बीच वाला अब किसी काम का नहीं है। तो ये अप्रोच देखो, अप्रोच में क्या यूज़ कर रहा हूँ। और सुनो, फाइंड क्या करना है पता है ना? अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए। P का टेम्परेचर आएंगे उस पर।
क्या किया जाए सर? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, बीच वाले कंडक्टर को आपने उड़ा दिया। चलिए क्यों उड़ाया ये भी समझ गए। अब क्या करेंगे? अच्छा तुम बताओ क्या करना चाहिए, बताओ, चलो तुम सोचो, बताओ क्या करना चाहिए, सोचो, फिगर देखो, सोचो तुम होते तो क्या करते, बताओ क्या करते सर? सिंपल सी बात है, इन दोनों में हीट करंट सेम है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। इन दोनों में करंट सेम है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। और ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पढ़े हो? तो R प्लस R/2 अगर तुमको मैं दिखाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा 3R/2, ये पूरा हो गया। कैसे? दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में सर। कौन कौन? BC और CE की बात हो रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कैसे पता? क्योंकि जो थर्मल करंट है वो दोनों में सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो R/2 प्लस R, ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R/2। नीचे कितना हुआ? R/2 प्लस R, नीचे भी कितना हो गया? 3R/2। 3R/2 ऊपर, 3R/2 नीचे। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए सर? ऊपर और नीचे पढ़े हैं, पैरेलल में होता है। R1 R2 पैरेलल में होता है, पढ़े हैं। तो ये ऊपर का 3R/2 और ये नीचे का 3R/2, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल। ठीक है। ये 3R/2 कैसे समझ गए ना? R/2 R सीरीज कॉम्बिनेशन में, पूरा 3R/2। ये R/2 ये R सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पूरा कितना हो गया? 3R/2। तो ये 3R/2 ऊपर है, ये 3R/2 नीचे है, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। यहाँ से जो करंट आ रही थी वो एक इस रास्ते से होकर गई है और दूसरा पार्ट इस रास्ते से होकर के गया है, और बीच वाले में तो कोई करंट गई नहीं है। क्यों नहीं गई है वो हमको अच्छे से पता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग किरचॉफ लगाएं कि जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट न जाएगी। ये दोनों करंट जो हैं वो इसी का ना हिस्सा है। यही हीट करंट, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, तो क्यों ना मैं इसको H1 और H2 मान लूँ। H1 इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, इस रास्ते मत रख लो BCE, और H2 BDE, रास्ते में जो था उसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो दो करंट्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये कहाँ से आई है? यहीं से ना आई है। तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 बोल दो। H मतलब A से B तक की करंट, तो A है 60 डिग्री पर और B का मुझको टेम्परेचर निकालना है, तो B को मैं मान लेता हूँ बच्चों थीटा पर। तो H की वैल्यू 60 माइनस थीटा बाई R/2। ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर तुमको फॉर्मूला भूल गया हो, H इज इक्वल टू θ1 माइनस थीटा बाई θ2 बाई R, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं ना। तो θ1 माइनस θ2 बाई रेजिस्टेंस R/2, मैं पहले ही कर दिया था। R/2 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 X वाला, और R R R Y वाला। ठीक है। तो 60 माइनस थीटा बाई R/2, तो 60 माइनस थीटा बाई R/2। H1 को देखो, H1 किस में करंट है? B से C से E, और ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है? मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी बात कर रहा हूँ, B से E तक पूरा। तो R/2 प्लस R, ये पूरा कितना है? 3R/2। एक एंड है थीटा पर, दूसरा है 10 पर, तो क्या लिखेंगे? थीटा माइनस 10 बाई 3R/2 प्लस H2 आओ। H2 ये वाली करंट है सर, बिल्कुल वैसे ही है। ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है बताओ?
सर एक्स वाले का r/2 है, वाई वाले का r है, तो r/2 प्लस r 3r/2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है दोनों। और ये पूरा टेम्परेचर एंड कितना है सर, एक एंड थीटा पे है, दूसरा एंड 10 पे है, ये पूरी लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3r/2 रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, थीटा और 10। तो क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, थीटा माइनस 10/3r/2, ठीक है। r/2 कैंसल्ड आउट, तो 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स थीटा माइनस 10/3, है कि नहीं। थीटा माइनस 10/3, थीटा माइनस 10/3, तो 2 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई कर देते। 180 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 20, तो 200 इज इक्वल टू 5 थीटा। थीटा कितना आएगा बच्चों, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर आंसर। तो एंड बी का जो टेम्परेचर था वो कितना निकला, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अप्रोच है, ये मेथड है, ये समझो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बस तुमको मैं धीमे धीमे समझाया हूँ ताकि तुमको बात अच्छे समझ में है, ठीक है। तो मैं समझाने में ज़्यादा वक्त लिया हूँ, धीमे धीमे चीज़ों को बताया हूँ समझा बुझा करके, इसलिए मुझको ज़्यादा वक्त लगा, वरना मुश्किल से 60 सेकंड 90 सेकंड तक का क्वेश्चन है, मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत होगा तो 1.5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, ठीक है, पूरे समझने में क्वेश्चन को सॉल्व। और प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। तो जल्दी कर लो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर रॉड AB एंड CD आर आइडेंटिकल। इस फिगर में तुमको 2 रॉड दिखाए गए हैं, एक है रॉड AB और दूसरा है रॉड CD। फिर वही बात है, आइडेंटिकल का मतलब हर तरीके से सेम, लेंथ भी दोनों की इक्वल होगी, लेंथ इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, एरिया भी सेम है, और तो और थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम होगी, रेजिस्टेंस भी इनका सेम होगा। भाई आइडेंटिकल है, लेंथ भी सेम है, के भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो R इज इक्वल टू L/KA होता है, रेजिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। अब समझ गए अब तो बात को। तो AB का थर्मल रेजिस्टेंस AB और CD का थर्मल रेजिस्टेंस भी इक्वल है, दोनों सेम टाइप के हैं, वो भी एल्युमिनियम वो भी एल्युमिनियम मान लो, आइडेंटिकल है तो भाई सेम टाइप के भी होंगे, तो के भी सेम हो गया, तो L भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम है, इसलिए दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। इतना हम समझ जाएंगे सिर्फ इस वर्ड को देख करके, ठीक है। बाकी फिगर को देख लेंगे। फिगर में क्या दिखाई दे रहा है कि पॉइंट A का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट B है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट D है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछा किसका है, पूछा है बच्चों टेम्परेचर ऑफ पॉइंट C। जंक्शन कह सकते हो कि भाई एक हॉरिजॉन्टल रॉड को वर्टिकल रॉड के साथ जोड़ दिया, तो जहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन देख रहा हो जंक्शन, वही जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया, ठीक है, समझ रहे हो। चलो मैंने क्या बताया, अप्रोच क्या होगा, पहले R देख लोगे कि भाई कितने कंडक्टर्स हैं, पहले देख लो 2 कंडक्टर्स हैं, दोनों का R सेम है। हीट का फ्लो मैंने कहा चेक करना ज़रूरी है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ होगा, तो ये देखना बहुत आसान है, क्योंकि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हाई और लो देख लेंगे तो हीट करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा पता चल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो ये 100 है, ये B है, ये 25 है।
तो बच्चों ये तो कन्फर्म है कि हीट का करंट ए से आगे की तरफ होगा, हाई से लो की तरफ होगा, तो कन्फर्म है। तो यहाँ से करंट निकली एच, ठीक है। और यहाँ पे आके देखो दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक करंट को दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता बी की तरफ गया, एक रास्ता डी की तरफ, ठीक है। तो एक हिस्सा गया H1 सी से बी और दूसरा हीट करंट मान लो बच्चों H2 सी से डी। इतना समझ सकते हो। और आगे करना क्या है, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, किरचॉफ्स का नियम, वही तो करते आ रहे अब तक हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, ए बी का रेजिस्टेंस R है, ए बी, तो ए सी और सी बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को R मान लूँ तो ए से सी का रेजिस्टेंस R/2 और सी से बी का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। आधा है ना, मैं पूरे का रेजिस्टेंस R माना हूँ तो ए सी का R/2, सी बी का R/2 और सी डी का कितना होगा, सी डी का तो R हो, क्योंकि ए बी और सी डी का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो ए बी का मैंने R माना, ए बी का मैंने R माना तो सी डी का अपने आप R हो गया और ये दोनों R/2 हो गए। यही तो चाहिए। हीट करंट का फॉर्मूला लगाने के लिए, किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए ये तो चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस और थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, मिल गया। अप्लाई करें अब। नाउ H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 कह सकते हैं। C के टेम्परेचर को, चलो जंक्शन के टेम्परेचर को थीटा मान ले। H का फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, A से C, बस देखो किस का फ्लो कहाँ से कहाँ तक है और उन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर देख लो। तो H का फ्लो A से C तक है, A है 100, C है थीटा, तो क्या लिखेंगे, थीटा 100 माइनस थीटा बाई R/2। H1 का फ्लो सर C से B तक है, तो C का टेम्परेचर थीटा और B का टेम्परेचर 0, तो थीटा माइनस 0 अपॉन R/2, तो थीटा माइनस 0 बाई R/2 प्लस H2 का फ्लो सिर्फ C से D की तरफ है और C है थीटा पे और D है 25 पे, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन R, मतलब थीटा माइनस 25 अपॉन R कह सकते हैं। तो थीटा माइनस 25 अपॉन R, ये है सिंपल। बस यही इक्वेशंस बनाने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जहाँ कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दे, ज्वाइन कर दे, जंक्शन का टेम्परेचर पूछे, बस तुमको हीट करंट का इक्वेशन बनाना है, जिसके लिए क्या चाहिए, दो चीज़, टेम्परेचर डिफरेंस और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ, लगा दो सिंपल इक्वेशन। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन खाली करना है, कर लिया जाए। R पहले काट दो, 2 ऊपर चला गया तो 200 माइनस 2 थीटा, ये भी 2 ऊपर गया, 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 25, क्या हो जाएगा, 25 को यहाँ कर दो, 225 इज इक्वल टू 2 थीटा 4 प्लस 5 थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा आ जाएगा, है ना। 225 बाई 5 करोगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन सी, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कुछ अप्रोच समझ में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन को हम शुरू कैसे करेंगे,
क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। अब कुछ बात समझ में आ रही है, बस ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे, समझ जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी करो। ओके, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 का फिगर ड्रॉ हुआ है कि 4 आइडेंटिकल थर्मल कंडक्टर्स हैं। आइडेंटिकल मतलब सभी का थर्मल रेजिस्टेंस सेम होगा। 4 है, कौन कौन से, ए बी, सी डी, सी एफ और डी ई, ये 4 हैं और चारों का थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, पॉइंट ए का टेम्परेचर T1 है, पॉइंट एफ का T3, पॉइंट ई का T2। अब पूछा है व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी, जो कि जंक्शन है। तो जैसी जंक्शन दिखाई दे, किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाली करंट। ठीक है, क्लियर है भाई। इस बी पर जितनी थर्मल करंट आएगी, बी से उतनी थर्मल करंट जाएगी। यही अप्रोच है हमारा ऐसे क्वेश्चंस का। अप्लाई करते हैं, चलो। बट बिफोर दैट, ए बी का डिस्टेंस आर, सी डी का भी आर होगा, आइडेंटिकल है। सी डी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, बी सी का R/2, बी डी का भी R/2। सी एफ का डिस्टेंस आर आइडेंटिकल है, डी का डिस्टेंस भी आर आइडेंटिकल है। क्लियर है। एक हीट करंट एच आती है, कहाँ से, ए से बी की तरफ। बी पर आने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक H1 एक H2। H1 बी से सी से एफ की तरफ और H2 बी से डी से ई की तरफ। ठीक है, क्लियर है। नाउ वी कैन से H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H जो है वही H1 और H2 में डिवाइड हुआ है, यही तो कर रहे हैं अब तक, किरचॉफ्स लॉ। जंक्शन की तरफ आने वाली थर्मल करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली थर्मल करंट। अप्लाई कर दो फॉर्मूला। H किस में करंट है, ए बी में। ए T1 पे है, बी का पता करना है तो बी के टेम्परेचर को मैं चलो T मान लेता हूँ। ठीक है, सब T में T मान ले, थीटा मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो H मतलब ए बी से करंट, θ1 माइनस θ2 बाई आर। तो क्या होगा फॉर्मूला, T1 माइनस T बाई आर। H1 बी से सी से एफ, ये पूरा देखना, बी से एफ। तो बी है T पर, एफ है T3 पर, तो T माइनस T3 बाई रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, यहाँ से काउंट करना है। ये R/2, ये R, तो ये पूरा कितना हो गया, 3R/2 प्लस H2 किस में करंट है, B से D, D से E। सबको दिखाई दे रहा है, B से D, D से E, H2 का रास्ता है। तो B है T पर और E है T2 पर, तो θ1 माइनस θ2 मतलब T माइनस T2 बाई, यहाँ से रेजिस्टेंस काउंट करना है, यहाँ से, तो R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, 3R/2। R कैंसिल कर दो, T1 माइनस T ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स T माइनस T3 बाई 3 प्लस 2 टाइम्स T माइनस T2 बाई 3। सिंपल मैथमेटिक्स है। 3 को यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा, 3T1 माइनस T, 3T1 माइनस 3T इज इक्वल टू 2T माइनस 2T3 प्लस 2T माइनस 2T2। 3T को उधर भेज दो और T2, T3, T2 को इस साइड खींच लो, तो क्या बचेगा, यहाँ लिख रहा हूँ 3T1 प्लस
इधर आ जाएगा 2t2 प्लस इधर आ जाएगा 2t3 इज इक्वल टू 2t प्लस 2t 4t, 4t में 3t चला गया तो कितना हो गया ये बच्चों 7t। तो t कितना आ गया 3t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 बाई 7, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी, जंक्शन का टेम्परेचर। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच समझो कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को शुरू करना है। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाना है और कैसे हमको जंक्शन लॉ को यूज़ करना है, इन सबको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, तो अब इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुमको उससे प्रैक्टिस करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ गए हो, अप्रोच समझ गए हो, प्रैक्टिस कर लोगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज स्टॉप करते हैं। अच्छे से क्लास को देख लो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।